आरबीआई ने जो लो रिस्क स्मॉल एनबीएफसीज हैं उनके लिए एक फाइनल डायरेक्शन निकाला है जो कि 29 अप्रैल 2026 को आया। अब इसमें क्या कह रहा है आरबीआई? आरबीआई कह रहा है कि ये जो लो रिस्क और स्मॉल एनबीएफसीज हैं इनको एग्जामिशन मिलेगा कि उनको जरूरी नहीं कि वो रजिस्टर करें और उसके बाद ही वो अपना काम करें। वो बिना रजिस्टर किए हुए भी अपना काम कर सकते हैं। और ये जो पूरा रेगुलेशन है, कह सकते हैं डायरेक्शन है, ये आरबीआई ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज रजिस्ट्रेशन एग्जामिशन एंड फ्रेमवर्क फॉर स्केल बेस्ड रेगुलेशन अमेंडमेंट डायरेक्शन 2026 के तहत ये निकाला है। मतलब वन साइज फिट्स ऑल वाला जो कंप्लायंस अप्रोच है उसको लेकर के निकाला गया है। तो इसमें हम यही समझेंगे कि यहाँ पर कौन सी ऐसी एनबीएफसीज हैं जिनको ये छूट मिलेगी कि उन्हें अब रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा, और ऐसा आरबीआई ने आखिर क्यों करा है। तो वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक करें, इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे नोटिफिकेशन की, तो ये आरबीआई ने कहा है इस नोटिफिकेशन के माध्यम से ये जो नया डायरेक्शन है ये लागू होगा 1 जुलाई 2026 से। मतलब तब तक तो जो जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। 1 जुलाई 2026 से ये लागू हो जाएगा कि जो भी स्मॉल एनबीएफसीज है उन्हें रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। और इसमें जो एग्जम्पशन है वो किसको दिया गया है? वो दिया गया है जो एलिजिबल एनबीएफसीज हैं, जो कि मतलब यहाँ पे लिखा है एग्जम्प्टेड फ्रॉम टू मेजर प्रोविजंस ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934। जो एलिजिबल हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी हम देखेंगे, तो उनको कह रहा है कि उनको दो सेक्शंस ऐसे हैं जिनसे छूट मिलेगी। पहला है सेक्शन 45 IA, ये आरबीआई एक्ट का जो है सेक्शन है, जिसमें ये कहा गया है इस सेक्शन के अंतर्गत कि कोई भी एनबीएफसी है तो उसको सबसे पहले सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा आरबीआई से। उसके बाद ही वो अपना बिजनेस रन कर सकता है, तो उससे अब ये छूट मिल जाएगी। दूसरा है सेक्शन 45IC, जिसमें कहा जाता है कि जो भी एनबीएफसीज काम कर रही हैं उनको एक रिजर्व फंड क्रिएट करना पड़ेगा, और जो भी उनका नेट प्रॉफिट होता है एनुअली उसका कम से कम 20% जो है वहां पे ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ये दो जो कह सकते हैं प्रमुख सेक्शंस हैं, इनसे जो है वो छूट मिलेगी अब जो यहाँ पे स्मॉल एनबीएफसीज या जो एलिजिबल एनबीएफसीज हैं उनको। और इसके लिए आरबीआई ने डी रजिस्ट्रेशन विंडो भी ओपन किया हुआ है कि जो एनबीएफसी जो ऐसा अभी जो है रजिस्ट्रेशन के थ्रू काम करेंगे, क्योंकि अभी तो सबको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, तो उनको ये कहा गया है कि वो 31 दिसंबर 2026 तक आरबीआई का ये जो प्रवाह पोर्टल है इसके माध्यम से जा करके वो डी रजिस्टर भी अपने आप को कर सकती हैं, जिससे जो नए रेगुलेशंस होंगे वो उनके ऊपर ये लागू नहीं होगा रजिस्ट्रेशन करने का, या फिर 20% जो है एटलीस्ट फंड ट्रांसफर करने का। अब हम ये समझें कि कौन कौन एलिजिबल है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आरबीआई ने बताया है ऐसी एनबीएफसी जिनका जो मैक्स एसेट साइज है वो 1,000 करोड़ रुपए से कम है। और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि ऐसे कॉरपोरेट्स जिनके कई सारे एनबीएफसीज हैं, तो उनकी सारी एनबीएफसीज को एग्रीगेट करके ये एसेट साइज 1,000 करोड़ रुपए से कम होना चाहिए। तो ऐसी एनबीएफसीज को ये एलिजिबिलिटी मिलेगी ये डी रजिस्ट्रेशन की, या फिर कह रहे हैं कि अब वो रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ ऐसी एनबीएफसीज जिनका एसेट साइज 1,000 करोड़ से कम है और वो किसी तरह का पब्लिक फंड जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती हैं, चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट नहीं कर रहे, इनडायरेक्ट कर रहे हैं कि ग्रुप एसोसिएट्स के माध्यम से करें, नहीं, किसी भी तरह का पब्लिक फंड वो जो है एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। तीसरी एलिजिबिलिटी है किसी तरह का जो कस्टमर इंटरफेस है उनका नहीं है, मतलब किसी तरह के रिटेल कस्टमर को कैटर नहीं कर रही होंगी एनबीएफसी। चौथा है कि कॉन्शियस बिजनेस मॉडल उनका होगा, मतलब अभी अगर नहीं कर रहे हैं तो पब्लिक फंड को एक्सेस या फिर एक्सेप्ट, और कस्टमर इंटरफेस नहीं है, तो आगे हो सकता है उनकी पाइपलाइन में हो कि आगे चल करके हम ऐसे करेंगे। वो भी यहाँ पे कहा गया है कि ड्यूरेबल लॉन्ग टर्म बिजनेस स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और इसमें ये कहा गया है इस बिजनेस स्ट्रेटजी में पब्लिक फंड या फिर कस्टमर को कैटर करने वाली बात नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है कि अभी 1 साल तक हम ऐसे काम करेंगे फिर हम पब्लिक फंड एक्सेप्ट करेंगे या कुछ ऐसा करेंगे, तब आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। और पांचवा है जो कंप्लायंस और डिस्क्लोजर है, कि ये जो सारी बातें हैं कि आप डी रजिस्टर करना चाहते हैं या फिर अन रजिस्टर करना चाहते हैं, वो आपको अपने जो एनुअल बोर्ड रेजोल्यूशन है उसके थ्रू ऐसा पास कराना पड़ेगा। और इसको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी दिखाना होगा कि आप एक अनरजिस्टर्ड एनबीएफसी हैं, तभी ये लागू हो पाएगा। तो ऐसे समझिए कि यहाँ पे 5 मोटे-मोटे ऐसे क्वालिफिकेशन के यहाँ पे एक एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन रखे गए हैं, जिसको जो पूरा करेगी एनबीएफसी वही केवल एप्लीकेबल हो पाएगी। कि वो किसी तरह का पब्लिक फंड नहीं ले रही है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई कस्टमर इंटरफेस नहीं है,
एसेट साइज उसका 1000 करोड़ रुपए से कम है, क्योंकि 1000 करोड़ रुपए आरबीआई उसको सिस्टमिक जो है रिस्क में डालता है। अगर उससे कम है तो आरबीआई को लगता है कि अच्छा वो इतना कोई सिस्टमिक रिस्क यहाँ पे नहीं है। दूसरी बात, आरबीआई ये भी देख रहा है कि इस तरह का पब्लिक फंड नहीं है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं होगा, कस्टमर इंटरफेस नहीं है। तो आप सोचोगे ऐसी एनबीएफसीज करती क्या है? तो ये एक तरह की जो प्राइवेट एनबीएफसीज होती, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो कंपनीज होती हैं वो होती हैं, या फिर किसी कोई एक जो है मतलब यहाँ पे बड़े हाई नेटवर्थ जो इंडिविजुअल्स की फैमिलीज होती हैं, वो ट्रस्ट का रूप ना लेकर के बल्कि एनबीएफसीज के माध्यम से काम करती हैं। तो इस तरह की जो एनबीएफसीज होती हैं जिसमें केवल वो अपना खुद का पैसा लगा रहे हैं उस एनबीएफसी में काम करने के लिए, वही एनबीएफसीज यहाँ पे आती हैं। तो इस तरीके से ये काम करेगा। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे कि ये जो सेक्शन 45 आई ए और 45 आईसी है क्या? वैसे तो मैंने आपको बता दिया है कि ये जो 45 आई ए है आरबीआई एक्ट का, ये कहता है कि कोई भी ऐसी एनबीएफसी को किसी तरह का बिजनेस कमेंस नहीं कर सकती है बिना सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के फ्रॉम द आरबीआई एंड मेंटेनिंग मिनिमम नेट ओन फंड, कि उसको एक नेट ओन फंड भी मेंटेन करना पड़ेगा। तो मतलब कि अगर कोई अभी वर्तमान समय में अगर कोई कंपनी या फिर कोई एनबीएफसी बनना चाह रहा है तो पहले उसे सीओआर लेना होगा आरबीआई से, और जो भी फिर वहाँ पे शर्तें हैं नेट ओन फंड की वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, उसके बाद ही उसको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यहाँ पे मिलता है। लेकिन आने वाले समय में अगर वो पीछे की 5 कंडीशंस को पूरी करते हैं तो ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहीं पे सेक्शन 45 आईसी क्या है? ये कहता है कि हर एक एनबीएफसी को एक रिजर्व फंड बनाना पड़ेगा, और ऐसे फंड में लिखा है ट्रांसफर अ सम नॉट लेस देन 20%, मतलब मिनिमम 20% जो भी उसका नेट प्रॉफिट रहा उसका यहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ेगा एवरी ईयर बिफोर डिक्लेयरिंग एनी डिविडेंड, की वो कोई डिविडेंड डिक्लेयर करें इससे पहले आप 20% अपना नेट प्रॉफिट का इसमें ट्रांसफर करोगे। तो इससे भी क्या है, छूट मिल जाती है कि आपको 45 आईए में सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, और 45 आईसी में आपको किसी तरह का ऐसा रिजर्व फंड नहीं बनाना। तो ये 2 छूट मिल जाएंगी अगर आप वो 5 कंडीशंस को पूरा कर रहे हैं। तो इसमें होगा क्या कि जो स्मॉल स्केल या फिर इंटरनल इन्वेस्टमेंट या होल्डिंग कंपनीज हैं जो कि ऑपरेट करना चाहती हैं बिना किसी हैवी रेगुलेटरी ओवरसाइट के और कंप्लायंस के, कि आरबीआई का पूरा नज़र रहे, क्योंकि भाई उनका खुद का पैसा है, स्मॉल स्केल पे काम कर रहे हैं इंटरनल इन्वेस्टमेंट कंपनीज की तरह या होल्डिंग कंपनीज की तरह, तो वो काम कर सकते हैं, उसमें आरबीआई का कोई दखलंदाजी ऐसा नहीं रहेगा। वहीं पे अगर हम बात करें कि आरबीआई ने ऐसा आखिर किया क्यों है, जैसा मैंने कहा कि जो भी सिस्टमिक रिस्क थ्रेशोल्ड है आरबीआई उसको 1000 करोड़ तक रखता है। अगर उससे कम का यहाँ पे पूरा एसेट साइज है तो आरबीआई उसे ऐसा नहीं देखता है किसी तरह का सिस्टमिक रिस्क यहाँ पे होने वाला है। दूसरी बात ये भी है कि ऐसी कंपनियां जो किसी तरह का पब्लिक डिपॉजिट नहीं ले रही, कोई रिटेल कस्टमर उनके पास नहीं है, कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट डिपॉजिट भी नहीं लिया जा रहा है, तो हमारे जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उस पर किसी तरह का थ्रेट नहीं। भाई उनका पैसा है 1000 करोड़ रुपए से कम का है, वो अपने हिसाब से अपनी जो कंपनी को चलाएं, वो ऐसा आरबीआई का सोचना है। इससे होता क्या है, इससे जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो ज़्यादा इम्प्रूव होता है, जो कि सेकंड पॉइंट है कि प्रमोटिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इससे ये भी होता है कि सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। दूसरा ये भी है कि अब जो ऐसी कंपनियां हैं जो उनको कम से कम 20% अपना प्रॉफिट ट्रांसफर ही करना पड़ता था कहाँ पे, जो रिजर्व फंड है उस पे, अब वो भी फ्री अप हो जाएगा कैपिटल, जिसकी वजह से होगा क्या, एक तो कंप्लायंस कम होगा, ऑपरेशनल फ्रिक्शन कम होगा, और यहाँ पे 20% जो प्रॉफिट जो वो ट्रांसफर कर रहे थे कम से कम, वो भी पैसा उनके पास रहेगा, जिससे वो और ज़्यादा या और अच्छा बिजनेस वो कर पाएंगे। तो इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी प्रमोट होती है। वहीं पे आरबीआई का ये जो स्केल बेस्ड रेगुलेशन है, एसबीआर कहते हैं, इसको भी ये स्ट्रेंथन करता है। आरबीआई ने 2021 में एनबीएफसीज को कई सारी कैटेगरीज में जैसे बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर, टॉप लेयर ऐसे करके डिवाइड किया हुआ है। तो उसके आधार पे ही एक अनरजिस्टर्ड टाइप 1 एनबीएफसीज होंगी, जो कि जो बेस लेयर है उससे भी आपके नीचे आकर के बैठेंगी। जैसे अभी ये 4 लेयर है ना, टॉप लेयर हो गई जो हाईएस्ट साइज सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंस वाली एनबीएफसीज होती हैं, फिर अपर लेयर है, हाइयर रिस्क है, कॉम्प्लेक्सिटी है, फिर बेस लेयर भी आपकी होती है, लोअर रिस्क कॉम्प्लेक्सिटी है, फिर अनरजिस्टर्ड टाइप 1 एनबीएफसी आएगी जो इससे भी आपके नीचे आ रही है, जिसमें किसी तरह का पब्लिक डिपॉजिट नहीं है, इनको किसी तरह का सीओआर नहीं लेना, इनको किसी तरह का नेट फंड जो या रिजर्व फंड है वो आपका यहाँ पे मेंटेन करके नहीं चलना है, वो सारी एनबीएफसीज यहाँ पे आती हैं। तो ये आरबीआई की तरफ से ऐसा कदम उठाया गया है। बाकी आपका क्या विचार है मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको कैसी लगी वो भी आप मुझे बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।